नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम कानूनी मामले पर बात करने वाले हैं। विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य। ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया और इसने गिरफ्तारी से जुड़े कुछ बेहद बुनियादी संवैधानिक अधिकारों पर काफी रोशनी डाली है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का 7 फरवरी 2025 का पूरा फैसला है और आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस फैसले में जो कानूनी सिद्धांत हैं, जो दलीलें दी गईं और सबसे जरूरी कोर्ट के जो निष्कर्ष हैं, उन्हें आसान भाषा में समझें। सही। समझिए कि ये जानकारी का एक निचोड़ है, बिना किसी भारी भरकम कानूनी भाषा के। बिल्कुल। और देखिए, ये मामला सिर्फ विहान कुमार की एक व्यक्तिगत अपील भर नहीं है। ये असल में हर नागरिक के मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है, खासकर हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 22(1। हाँ, अनुच्छेद 22(1 जो कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का आधार जानने का हक है। एग्जैक्टली, उसी के महत्व को ये रेखांकित करता है। सही कहा। तो चलिए फिर इस मामले की परतें खोलते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि इस केस का एकदम बिल्कुल मूल मुद्दा क्या था, किस बात पे सारा फोकस था? देखिए, मूल मुद्दा था अपीलकर्ता विहान कुमार का ये दावा कि भाई जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उन्हें संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत जो जरूरी है, यानी गिरफ्तारी के आधार, वो बताए नहीं गए थे और ये उनका मौलिक अधिकार है, कोई मतलब मामूली प्रक्रिया नहीं है ये। अच्छा, तो ये कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? मतलब विहान कुमार को गिरफ्तार करने की नौबत आई क्यों? क्या आरोप थे उन पर? तो इसकी शुरुआत हुई एक FIR से। अच्छा। FIR नंबर 121-23023। ओके। ये 25 मार्च 2023 को दर्ज हुई थी और इसमें IPC यानी भारतीय दंड संहिता की कई धाराएं लगाई गई थीं, जैसे 409 जो सरकारी कर्मचारी या बैंकर वगैरह द्वारा विश्वासघात से जुड़ी हैं। अच्छा। 420 यानी धोखाधड़ी। 420 तो काफी कॉमन है। हाँ। फिर 467, 468, 471 ये सब जालसाजी से संबंधित है। और 120B यानी आपराधिक साजिश। तो आरोप काफी गंभीर थे, धोखाधड़ी, जालसाजी। गंभीर आरोप थे। और गिरफ्तारी कब और कैसे हुई? मैंने सुना है कि गिरफ्तारी के समय को लेकर भी कुछ अलग अलग बातें सामने आई। हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा सा उलझता है। विहान कुमार का कहना था कि उन्हें 10 जून 2024 को सुबह करीब 10:30 बजे गुरुग्राम में उनके ऑफिस से गिरफ्तार किया गया। सुबह 10:30 बजे? हाँ, लेकिन उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया अगले दिन, यानी 11 जून को दोपहर 3-3:30 बजे। ये तो सीधा 24 घंटे से बहुत ज्यादा वक्त हो गया। बिल्कुल। संविधान का अनुच्छेद 22(2) और CRPC की धारा 57 तो साफ कहती है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर, हाँ, यात्रा का जरूरी समय हटाकर व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। बिल्कुल सही। और यही अपीलकर्ता का एक मुख्य तर्क भी था कि उनके इस संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ। अच्छा। दूसरी तरफ राज्य सरकार यानी हरियाणा पुलिस, उनका दावा था कि गिरफ्तारी 10 जून 2024 को सुबह नहीं हुई थी। तो कब हुई थी? उनके हिसाब से शाम 6 बजे हुई थी। अब अगर शाम 6 बजे गिरफ्तारी हुई तो फिर अगले दिन दोपहर 3:30 बजे पेशी 24 घंटे के अंदर ही मानी जाएगी। ओह, ये तो समय का बहुत बड़ा अंतर है, सुबह 10:30 और शाम 6 बजे। हाँ, काफी बड़ा अंतर। और क्या ये बात सही है कि इस पर भी सवाल उठे कि गिरफ्तारी का जो सही समय है वो रिमांड रिपोर्ट या मजिस्ट्रेट के आदेश में ठीक से दर्ज ही नहीं था? जी हाँ, अपीलकर्ता की तरफ से ये भी कहा गया था। और देखिए, समय का ये फर्क इसलिए बहुत ज्यादा मायने रखता है क्योंकि ये सीधे सीधे अनुच्छेद 22(2) के संभावित उल्लंघन से जुड़ा है। अगर सुबह गिरफ्तारी हुई तो 24 घंटे का नियम टूट गया, सीधी बात है। इस मामले में एक और बहुत ही परेशान करने वाली बल्कि चौंकाने वाली बात भी सामने आई थी, वो अस्पताल वाली घटना। उसके बारे में कुछ बताएं जरा। हाँ, वो वाकई एक गंभीर प्रकरण था। हुआ ये कि पुलिस हिरासत के दौरान विहान कुमार बीमार पड़ गए। उन्हें PGIMS रोहतक, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रोहतक का बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहां भर्ती कराया गया। अच्छा। और वहां पर कथित तौर पर उन्हें न सिर्फ हथकड़ी पहनाई गई अस्पताल में, हाँ अस्पताल में, बल्कि उन्हें अस्पताल के बिस्तर से जंजीर से भी बांध दिया गया था। क्या मतलब, एक मरीज को बिस्तर से बांध दिया गया? ये तो अविश्वसनीय लगता है। क्या इसकी कोई पुष्टि हुई थी? बात तब और भी गंभीर हो गई जब अस्पताल के जो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट थे, उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि कर दी। अरे बाप रे। हाँ,
तो आप समझ सकते हैं कि कोर्ट ने इस पर कितनी नाराजगी जाहिर की होगी। बाद में खैर राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस घटना के लिए जो भी पुलिस अधिकारी जिम्मेदार थे उन्हें निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। ये तो सीधी सीधी मानवीय गरिमा का उल्लंघन है, जिसका संरक्षण अनुच्छेद 21 देता है। खैर चलिए अब मुख्य कानूनी दलीलों पर आते हैं। अपीलकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए थे। उनके मुख्य तर्क क्या थे? उनके मुख्य तर्क बेसिकली 3 पॉइंट्स पर थे। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की थी उसमें साफ तौर पर यह लिखा था कि उन्हें गिरफ्तारी के आधार बताए ही नहीं गए थे। ओके। ये न सिर्फ सीआरपीसी की धारा 50 का उल्लंघन है, बल्कि सीधे सीधे मौलिक अधिकार अनुच्छेद 22(1) उसका भी उल्लंघन है। दूसरा, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में जो जवाब दिया उसमें इस बात से इनकार किया ही नहीं कि आधार नहीं बताए गए थे। सरकार ने बस ये कहा था कि विहान कुमार की पत्नी को गिरफ्तारी की सूचना दी गई थी। सूचना, आधार नहीं। हाँ, सिब्बल का तर्क था कि सूचना देना और आधार बताना ये 2 बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अनुच्छेद 22(1) आधार बताने की बात करता है, सिर्फ सूचना देने की नहीं। और तीसरा बिंदु क्या था? क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का भी कुछ हवाला दिया? जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2 हालिया और बहुत महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला दिया। पहला था पंकज बंसल बनाम भारत संघ। हाँ, सुना है इसके बारे में। और दूसरा प्रबीर पुरकायस्थ बनाम राज्य, एनसीटी दिल्ली। इन दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्थापित किया था कि अगर अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए जाते हैं तो वो गिरफ्तारी ही अवैध हो जाती है, उसे कानूनी माना ही नहीं जा सकता। अच्छा। और इसके साथ ही उन्होंने वो 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश न करने वाला मुद्दा, यानी अनुच्छेद 22(2) का उल्लंघन, उसको भी जोरदार तरीके से उठाया। काफी मजबूत तर्क लग रहे हैं ये तो। इसके जवाब में फिर राज्य सरकार और जो दूसरे प्रतिवादी थे, यानी जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी, उनकी तरफ से क्या कहा गया? राज्य की पैरवी वरिष्ठ वकील बसंत आर कर रहे थे, सही? हाँ, राज्य सरकार का मुख्य बचाव ये था कि भाई हाईकोर्ट में जो बहस हुई वो इस बात पर ज्यादा केंद्रित थी कि गिरफ्तारी के आधार लिखित में नहीं दिए गए। अच्छा, लिखित बना मौखिक का मुद्दा बना दिया। हाँ, उनका कहना था कि बहस इस पर नहीं थी कि आधार मौखिक रूप से भी नहीं बताए गए, और उनका तर्क ये था कि न तो अनुच्छेद 22(1) और न ही सीआरपीसी की धारा 50 ये अनिवार्य करती है कि आधार लिखित में ही दिए जाएं। उनके मुताबिक मौखिक रूप से बताना भी काफी है। लेकिन सीआरपीसी की धारा 50 तो आधार बताने की बात करती है, मतलब अपराध का विवरण या अन्य आधार। उस पर उनका क्या कहना था? उनका तर्क थोड़ा सा पेचीदा था। उन्होंने कहा कि सीआरपीसी की धारा 50 पुलिस अधिकारी को 2 ऑप्शन देती है, या तो वो गिरफ्तार व्यक्ति को अपराध का पूरा विवरण बताए या फिर गिरफ्तारी के अन्य आधार बताए। राज्य सरकार का कहना था कि अरेस्ट मेमो जो गिरफ्तारी के समय बनता है उसमें अपराध का विवरण तो लिखा ही था, मतलब किन धाराओं में केस दर्ज है, और ये धारा 50 की जरूरत पूरी करता है। अच्छा, तो मतलब धाराएं बता दी तो आधार बता दिए, ये तर्क था? कुछ ऐसा ही। और क्या उन्होंने कोई सबूत पेश किया कि आधार मौखिक रूप से बताए गए थे? हाँ, उन्होंने पुलिस की केस डायरी का हवाला दिया। कहा कि केस डायरी में 10 जून की शाम 6:10 बजे की एक एंट्री है जिसमें लिखा है कि विहान कुमार को गिरफ्तारी के आधार बताकर गिरफ्तार किया गया। शाम 6:10 की एंट्री, जबकि अपीलकर्ता सुबह की बात कर रहा था। हाँ, ये भी एक बिंदु था। उन्होंने ये भी कहा कि हाईकोर्ट ने ये केस डायरी देखी थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जो लिखित दलीलें दी उसमें उन्होंने ये भी कहा कि 11 जून को जब रिमांड के लिए पेश किया गया तो रिमांड रिपोर्ट में गिरफ्तारी के आधार लिखे हुए थे। अच्छा, रिमांड रिपोर्ट में, ठीक है। और राज्य सरकार ने देरी का मुद्दा भी उठाया था शायद? हाँ, ये भी कहा कि अपीलकर्ता ने अनुच्छेद 22(1) के उल्लंघन का मुद्दा गिरफ्तारी के करीब 2 महीने बाद उठाया है, और अब तो मामले में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है और अपीलकर्ता न्यायिक हिरासत में है, तो अब इस गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। और दूसरे प्रतिवादी, जिनकी तरफ से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा थे, उन्होंने मुख्य रूप से राज्य सरकार की दलीलों का ही समर्थन किया। उन्होंने इस बात पर खास जोर दिया कि पुलिस की जो केस डायरी है वो एक समकालीन रिकॉर्ड है, मतलब कॉन्टेम्परेनियस रिकॉर्ड, उसी समय बनाया गया दस्तावेज जो ये साबित करता है कि आधार बताए गए थे। तो एक तरफ मौलिक अधिकार का सीधा उल्लंघन का आरोप, दूसरी तरफ प्रक्रिया और केस डायरी की एंट्री। यहाँ आकर मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। हाँ, बिल्कुल।
कोर्ट ने इन सब तर्कों का विश्लेषण कैसे किया? खासकर अनुच्छेद 22(1) की व्याख्या कोर्ट ने किस तरह से की? ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने न्यायमूर्ति अभय एस ओका के लिखे फैसले में बहुत ही बारीकी से और स्पष्टता से विश्लेषण किया। सबसे पहले तो कोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर ही बात की, खासकर सीआरपीसी की धारा 41 या जो नया कानून है बीएनएसएस उसकी धारा 35 के संदर्भ में। कोर्ट ने कहा कि जिन अपराधों में सजा 7 साल से ज्यादा हो सकती है, उनमें गिरफ्तारी करने से पहले पुलिस अधिकारी के पास विश्वसनीय सूचना होनी चाहिए और उसे ये विश्वास करने का कारण भी होना चाहिए कि हाँ, इस व्यक्ति ने अपराध किया है और गिरफ्तारी जरूरी है। मतलब पुलिस यूं ही लापरवाही से किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये तो हुई गिरफ्तारी की जरूरत पर बात। लेकिन गिरफ्तारी के बाद आधार बताने वाले अनुच्छेद 22(1) पर कोर्ट का क्या रुख था? कितना सख्त था कोर्ट? इस पर कोर्ट का रुख बहुत ही स्पष्ट और सख्त था। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र एज सून एज मे बी गिरफ्तारी के आधार बताना ये एक अनिवार्य मौलिक अधिकार है। ये सिर्फ कोई कानूनी औपचारिकता नहीं है, बल्कि संविधान ने गारंटी दी है। तो जो राज्य सरकार का तर्क था कि सीआरपीसी की धारा 50 के तहत सिर्फ अपराध का विवरण बता देना काफी है, उसका क्या हुआ? कोर्ट ने उसे माना? नहीं, कोर्ट ने राज्य सरकार के इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ किया कि सीआरपीसी की धारा 50 में जो आवश्यकताएं हैं वो अनुच्छेद 22(1) के मौलिक अधिकार के अलावा हैं, वो उसे कमजोर या उसकी जगह नहीं ले सकती। अच्छा। धारा 50 में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, अपराध का पूरा विवरण या अन्य आधार, वो अनुच्छेद 22(1) में इस्तेमाल हुए गिरफ्तारी के आधार ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट से अलग हैं। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार ज्यादा व्यापक होते हैं, उनमें वो तथ्य और परिस्थितियां भी शामिल होनी चाहिए जिनके आधार पर पुलिस ने गिरफ्तारी का फैसला किया, ताकि व्यक्ति वाकई समझ सके कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। सिर्फ धारा बता देना काफी नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन है। तो क्या कोर्ट ने पंकज बंसल और प्रबीर पुरकायस्थ मामलों को आधार बनाया? उन फैसलों से क्या सिद्धांत निकल कर आए इस केस के लिए? मामलों का जिक्र बहुत महत्वपूर्ण रहा। पंकज बंसल मामले में जो पीएमएलए कानून से जुड़ा था, कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी के आधारों का जो संचार है वो सार्थक होना चाहिए। मीनिंगफुल। सार्थक मतलब व्यक्ति को इतनी जानकारी मिलनी चाहिए कि वो समझ सके, वो कानूनी सलाह ले सके और अगर चाहे तो अपनी जमानत के लिए अर्जी दे सके, सिर्फ खाना पूर्ति नहीं। ठीक है। और इसी मामले में कोर्ट ने ये सुझाव भी दिया था कि आधार लिखित में देना एक अच्छी प्रक्रिया है। इससे बाद में विवाद की गुंजाइश कम रहती है और व्यक्ति को याद रखने में भी आसानी होती है। लेकिन अनिवार्य नहीं कहा था। नहीं, कोर्ट ने ये भी साफ किया कि अनुच्छेद 22(1) खुद लिखित रूप को अनिवार्य नहीं बनाता है। ठीक है। लेकिन सुझाव जरूर दिया था। अच्छा, और प्रबीर पुरकायस्थ मामले ने इस पर क्या जोड़ा? प्रबीर पुरकायस्थ मामले में कोर्ट ने पंकज बंसल के निष्कर्षों को न सिर्फ दोहराया बल्कि और मजबूती दी। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार बताने की जो संवैधानिक जरूरत है, उसका उल्लंघन किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। अगर इसका उल्लंघन होता है तो हिरासत शुरुआत से ही अवैध हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कोर्ट ने कही कि बाद में चार्जशीट दाखिल हो जाने से या रिमांड मिल जाने से भी वो शुरुआती अवैधता ठीक नहीं हो सकती। गलती हो गई तो हो गई। हाँ, इसे बाद में सुधारा नहीं जा सकता। एग्जैक्टली। वो गिरफ्तारी शुरू से ही गैर कानूनी मानी जाएगी। भाषा का भी कोई मुद्दा था क्या कि आधार किस भाषा में बताए जाएं? हाँ, कोर्ट ने एक पुराने मामले लल्लू भाई जोगी भाई पटेल का हवाला देते हुए ये भी कहा कि गिरफ्तारी के आधार उस भाषा में बताए जाने चाहिए जिसे गिरफ्तार व्यक्ति समझता हो, तभी वो संचार सार्थक माना जाएगा। ये नहीं कि बस किसी भी भाषा में बता दिया। सही बात है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है अनुच्छेद 22(1) के महत्व के बारे में? निचोड़ ये है कि अनुच्छेद 22(1) सिर्फ एक प्रक्रिया का नियम नहीं है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 21 देता है उसकी रक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कवच है। इसका उल्लंघन सीधे तौर पर अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन माना जाएगा। और अगर इसका पालन नहीं होता तो पूरी गिरफ्तारी की प्रक्रिया ही विशिएटेड हो जाती है, मतलब शुरू से ही गैर कानूनी या अमान्य हो जाती है, उसे बाद में ठीक नहीं किया जा सकता। अब पूरी तरह समझ आया कि ये कितना फंडामेंटल है। अच्छा, तो कोर्ट ने राज्य सरकार के जो बाकी तर्क थे उनका क्या किया?
जैसे वो केस डायरी में एंट्री है या बाद में रिमांड मिल गया था। कोर्ट ने इन तर्कों को भी नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि बाद में मैजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड देना या चार्जशीट दाखिल होना एक ऐसी गिरफ्तारी को कानूनी नहीं बना सकता जो शुरुआत में ही अनुच्छेद 22(1) के उल्लंघन के कारण गैर कानूनी हो चुकी थी। ठीक। ये न लिखा हो कि असल में क्या आधार बताए गए थे। कोर्ट ने कहा कि ये साबित करने का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ, हमेशा पुलिस पर होता है कि उन्होंने कानून का पालन किया है। सिर्फ एक गोलमोल सी एंट्री काफी नहीं है। और वो रिमांड रिपोर्ट में आधार लिखने वाला तर्क, कोर्ट ने उसे भी अपर्याप्त माना। क्यों? क्योंकि रिमांड रिपोर्ट तो मैजिस्ट्रेट के लिए होती है, वो गिरफ्तार व्यक्ति को तो दी नहीं जाती, तो उससे व्यक्ति को आधार कैसे पता चलेंगे? सही बात है। और जहां तक अरेस्ट मेमो की बात है, कोर्ट ने कहा कि वो सिर्फ गिरफ्तारी की सूचना देता है कि किसे, कब, कहां से गिरफ्तार किया गया। वो गिरफ्तारी के विस्तृत आधार नहीं बताता। और मजिस्ट्रेट की भूमिका पर भी कोर्ट में कुछ जोर दिया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि जब किसी गिरफ्तार व्यक्ति को रिमांड के लिए पेश किया जाता है, तो मैजिस्ट्रेट का ये कर्तव्य है कि वो सिर्फ पुलिस की बात मानकर यंत्रवत तरीके से रिमांड न दे दे, बल्कि ये सुनिश्चित करें कि अनुच्छेद 22(1) और गिरफ्तारी से जुड़े जो अन्य कानूनी सुरक्षा उपाय हैं, जैसे 24 घंटे में पेशी, उनका पालन हुआ है या नहीं। मजिस्ट्रेट को इस मामले में सजग रहना होगा, ये उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो ये तो हुआ कानूनी विश्लेषण। अब इस खास मामले के तथ्यों पर कोर्ट का क्या निष्कर्ष रहा? क्या कोर्ट ने माना कि विहान कुमार को आधार बताए गए थे या नहीं बताए गए थे? कोर्ट ने तथ्यों को बहुत ध्यान से परखा। पहली बात, अपीलकर्ता ने अपनी हाईकोर्ट की याचिका में साफ साफ कहा था कि उन्हें गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए थे। दूसरी, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में जो अपना जवाब दिया था उसमें इस दावे का खंडन ही नहीं किया था। क्या खंडन नहीं किया था? नहीं, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि विहान कुमार की पत्नी को गिरफ्तारी की सूचना दी गई थी। ये नहीं कहा कि अपीलकर्ता को आधार बताए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो राज्य ने कहा था कि पत्नी को आधार बताए गए थे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में राज्य ने अपना स्टैंड थोड़ा बदला और कहा कि पत्नी को आधार बताए गए थे। इस पर कोर्ट ने दो बातें कहीं। एक, ये दलील हाई कोर्ट के जवाब से अलग है जो अपने आप में शक पैदा करती है। और दूसरा, और ज्यादा महत्वपूर्ण, कि पत्नी को आधार बताना अनुच्छेद 22(1) की जरूरत पूरी नहीं करता, क्योंकि ये अधिकार स्वयं गिरफ्तार व्यक्ति का है कि उसे आधार पता चले। सही है, अधिकार तो गिरफ्तार व्यक्ति का है। और वो केस डायरी या रिमांड रिपोर्ट वाले सबूत, उनका क्या हुआ? कोर्ट ने पाया कि रिमांड रिपोर्ट में आधार होने की बात पहली बार सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलीलों में कही गई। कोर्ट ने इसे देर से उठाया गया और अप्रासंगिक माना। ठीक। अरेस्ट मेमो में, जैसा हमने पहले बात की, सिर्फ सूचना थी, आधार नहीं थे। और केस डायरी की जो एंट्री थी, उसे कोर्ट ने बहुत अस्पष्ट माना। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ऐसा कोई भी समकालीन यानी उसी समय का रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाई जिससे ये साबित हो कि वास्तव में क्या आधार बताए गए थे। तो फिर अंतिम निष्कर्ष क्या था तथ्यों के आधार पर? इन सभी बातों को मिला के कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची कि इस मामले में अनुच्छेद 22(1) का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। राज्य सरकार ये साबित नहीं कर पाई कि उन्होंने गिरफ्तारी के समय या उसके तुरंत बाद विहान कुमार को उनकी गिरफ्तारी के आधार बताए थे। इसलिए कोर्ट ने माना कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी शुरू से ही। और हाईकोर्ट ने तो याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जरूर कुछ टिप्पणी की होगी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हाई कोर्ट ने गलती की थी। ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी की सूचना देने जो पत्नी को दी गई और आधार बताने जो गिरफ्तार व्यक्ति को बताने थे, उसके बीच के फर्क को नजरअंदाज कर दिया। हाई कोर्ट ने अपीलकर्ता के इस मुख्य आरोप को कि उन्हें आधार नहीं बताए गए, उसे निराधार कहकर खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत माना। अच्छा, इस फैसले में एक और जज न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह ने भी अपनी सहमति दी थी। क्या उन्होंने कोई अलग या खास बात जोड़ी थी अपनी राय में? जी हाँ, उन्होंने एक सहमति पूर्ण राय लिखी जिसे कंकरिंग ओपिनियन कहते हैं। उन्होंने इस बात पर और जोर दिया कि गिरफ्तारी के आधार बताने का मकसद सिर्फ एक सूचना देना भर नहीं है। तो क्या है मकसद? इसका असली उद्देश्य है व्यक्ति को इस लायक बनाना कि वो अपनी स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 21 का मूल है, उसकी रक्षा के लिए कदम उठा सके, जैसे कि कानूनी सलाह लेना या जमानत के लिए प्रयास करना। ये इनेबलिंग प्रोविजन है एक तरह से। मतलब अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए। हाँ, उन्होंने सीआरपीसी की धारा 50(a) का भी जिक्र किया।
ये वो धारा है जो पुलिस पर ये बाध्यता डालती है कि वो गिरफ्तार व्यक्ति के किसी दोस्त या रिश्तेदार को गिरफ्तारी की सूचना दे। न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि धारा 50A भी अनुच्छेद 22(1) के उद्देश्य को और मजबूत करती है, क्योंकि इससे बाहरी दुनिया को भी गिरफ्तारी का पता चलता है और मदद पहुंचने की संभावना बढ़ती है। अच्छा पॉइंट है। तो ये सारी कानूनी बहस, विश्लेषण और तथ्यों को परखने के बाद अंत में फैसला क्या हुआ? कोर्ट ने क्या आदेश दिया? अंतिम फैसला ये था कि विहान कुमार की अपील स्वीकार की गई। उनकी जो 10 जून 2024 को गिरफ्तारी हुई थी, उसे गैर कानूनी और अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध घोषित हो गई। हाँ, और इसके परिणाम स्वरूप कोर्ट ने आदेश दिया कि उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। तत्काल रिहाई। तो क्या इसका मतलब ये है कि उन पर जो धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप थे वो सब खत्म हो गए? की प्रक्रिया की वैधता से जुड़ा है। ये फैसला मामले के मेरिट्स यानी गुण दोष पर कोई टिप्पणी नहीं है। मतलब कि असल में अपराध हुआ या नहीं, इस पर यह फैसला कुछ नहीं कहता। अच्छा, तो ट्रायल चलेगा? हाँ, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, तो ट्रायल यानी मुकदमा आगे चल सकता है। कोर्ट ने बल्कि अपीलकर्ता को निर्देश दिया कि वो ट्रायल में सहयोग करे और इस जमानत के लिए जो भी निर्धारित बॉन्ड वगैरह है वो भरे। समझ गया। और हरियाणा सरकार के लिए भी कुछ निर्देश थे, खासकर वो अस्पताल वाली घटना को देखते हुए। हाँ, कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 बहुत अहम निर्देश दिए। पहला, भविष्य में अस्पतालों में विचाराधीन कैदियों को हथकड़ी लगाने और बिस्तर से बांधने जैसी जो गैर कानूनी और अमानवीय प्रथाएं हैं, उनको रोकने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी करें और उनका पालन भी सुनिश्चित करें। ये बहुत जरूरी था। हाँ, और दूसरा, सामान्य रूप से भी अनुच्छेद 22 के तहत जो भी संवैधानिक सुरक्षा उपाय दिए गए हैं, उनका पुलिस द्वारा सख्ती से पालन किया जाए, ये सुनिश्चित करें। मतलब सिर्फ इस केस में नहीं बल्कि हमेशा। ये फैसला वाकई बहुत बहुत महत्वपूर्ण लगता है। हाँ बिल्कुल, ये गिरफ्तारी की शक्तियों के इस्तेमाल में जो संवैधानिक सीमाएं हैं और जो प्रक्रियात्मक निष्पक्षता यानी प्रोसीजरल फेयरनेस है, उसके महत्व को फिर से स्थापित करता है। ये याद दिलाता है कि अनुच्छेद 22(1) कोई मामूली नियम नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बुनियाद का हिस्सा है। और ये बात कि अब ये साबित करने का भार पुलिस पर होगा कि उन्होंने आधार बताए थे। हाँ, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। और मजिस्ट्रेट की भूमिका को ज्यादा जिम्मेदार बनाना, ये दोनों ही चीजें जमीनी स्तर पर शायद कुछ बदलाव ला सकती हैं। उम्मीद तो यही है। बिल्कुल। और वो अस्पताल वाली घटना, वो दिखाती है कि अधिकारों का सम्मान सिर्फ कानूनों और फैसलों में नहीं, बल्कि असल व्यवहार में दिखना कितना जरूरी है। सही कहा। ये पूरा मामला कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारी व्यवस्था में ऐसी प्रक्रियाएं और ऐसा प्रशिक्षण संभव है जो पुलिस की जांच की जरूरतों और एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के बीच हर बार, हर स्थिति में सही संतुलन बना सके? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद व्यवस्था से जुड़े हर व्यक्ति को और हम सभी को भी सोचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस मामले की गहराई में उतरकर कानून और अधिकारों के बारे में कुछ नया और महत्वपूर्ण जानने समझने को मिला होगा।